वर्क एनर्जी एंड पावर। आपको पता है कि फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को परफेक्ट करने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट वर्क एनर्जी एंड पावर फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ओके, इंट्रोडक्शन। The term work, energy and power are frequently used in everyday language। आपको पता है कि ये हम बहुत ही कॉमन डे टू डे लैंग्वेज में भी इसको यूज करते हैं। अ फार्मर प्लोइंग द फील्ड, a construction worker carrying bricks, a student studying for a competitive examination, an artist painting a beautiful landscape, all are said to be working। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। इन फिजिक्स हाउएवर द वर्ड वर्क कवर्स अ डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग। लेकिन फिजिक्स में ये जो वर्क वर्ड है इसका एक अपना खुद का एक मीनिंग है। Somebody who has the capacity to do work for 14 to 16 hours a day is said to have large stamina or energy। तो यहां एनर्जी का डेफिनेशन आ रहा है। क्या आ रहा है? Somebody who has the capacity to do 16 to 14 hours of a work a day is said to have large stamina or energy। We admire लॉन्ग डिस्टेंस रनर फॉर हर स्टैमिना एंड एनर्जी। मतलब बहुत दूर तक भाग सकता है तो हम कहते हैं भाई उसके पास क्या स्टैमिना है। एनर्जी इज दस आवर कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब एनर्जी क्या है? इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं हम लोग। इन फिजिक्स टू द टर्म एनर्जी is related to work in this sense, but as said above the term work itself is defined much more precisely। तो वर्क बहुत ही प्रिसाइज वे में हम फिजिक्स में डिफाइन करते हैं। द वर्ड पावर इज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ विद डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग। ये पावर जो वर्ड है ना वो हम अलग अलग सिनारियो में अलग अलग मीनिंग के साथ यूज करते हैं। जैसे इन कराटे और बॉक्सिंग वी टॉक ऑफ पावरफुल पंचेस। दीज आर डिलीवर्ड एट अ ग्रेट स्पीड। दिस शेड ऑफ मीनिंग इज क्लोज टू द मीनिंग ऑफ वर्ड पावर यूज्ड इन फिजिक्स। तो ये जो मीनिंग यहां पर उस पंच के लिए यूज किया है वो फिजिक्स में जो मीनिंग है उसके थोड़ा सा पास में है। मतलब लगभग पास में। ऐसा आपको आगे भी समझ में आने वाला है। ओके, वी शैल फाइंड दैट देयर इज एट बेस्ट लूज कोरिलेशन बिटवीन द फिजिकल डेफिनेशन एंड द फिजियोलॉजिकल पिक्चर दीज टर्म्स जनरेट इन अवर माइंड्स। मतलब हमारे माइंड में जो इन तीन शब्दों के बारे में पिक्चर है और जो इनका डेफिनेशन है वो थोड़ा एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। द एम ऑफ दिस पिक्चर is to develop an understanding of these three physical quantities। Before we proceed to this task, we need to develop a mathematical prerequisite, namely scalar product of two vectors। इस चैप्टर में जो भी ये क्वांटिटीज हम पढ़ रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर, आपको पता है ये तीनों क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज है। तो स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। ओके, द स्केलर प्रोडक्ट we have learned about vectors and their uses in chapter 4। Physical quantities like displacement, velocity, acceleration, force are vectors। yes, हमको पता है ये vectors है। We have also learned how vectors are added or subtracted। We now need to know how vectors are multiplied। हमें ये पता होना चाहिए कि vectors को कैसे multiply करते हैं। There are two ways of multiplying vectors। दो तरीके होते हैं वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के। विच वी शैल कम अक्रॉस। वन वे नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट गिव्स अ स्केलर फॉर्म फ्रॉम टू वेक्टर्स एंड अदर नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस अ न्यू वेक्टर फ्रॉम टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? मतलब ऐसा मल्टीप्लीकेशन वेक्टर्स का जिससे रिजल्ट स्केलर आता है
और वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ऐसा मल्टीप्लिकेशन दो वेक्टर्स का जिसे एक नया वेक्टर मिलता है। ये हमको वेक्टर्स चैप्टर से भी समझ में आता है। वी शैल लुक द वेक्टर प्रोडक्ट इन चैप्टर 7। वेक्टर्स ये चैप्टर 7 में लगेगा। इस चैप्टर में हमें ये लगने वाला है स्केलर प्रोडक्ट। हमें इस चैप्टर में स्केलर प्रोडक्ट ये लगने वाला है क्योंकि तीनों क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज है। आगे we shall look the vector product in chapter 7. Okay, here we take up the scalar product of two vectors, the scalar product और dot product। scalar product को ही dot product कहते हैं। of any two vectors a and b is denoted as a dot b। scalar product और dot product को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं a dot b, है ना। आगे उसको a डॉट बी ऐसा कहते हैं और उसका फॉर्मूला है a डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। मतलब अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो, लेटर से दो नए वेक्टर्स लेता हूं मैं p डॉट q, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा p q कॉस ऑफ थीटा। ये होगा उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो इसको होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा। where theta is the angle between the two vectors as shown in figure 6.1। तो फिगर 6.1 देखते हैं कहां पर है हम। तो यहां पर देख सकते हो कि a वेक्टर है, b वेक्टर है और इनके बीच में ये एंगल थीटा है। तो हम जब a डॉट b करेंगे तो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं a b cos ऑफ थीटा, और ये इन दोनों वेक्टर में का एंगल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर दिया है सिंस ए बी एंड कॉस थीटा आर स्केलर्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ईच वेक्टर ए एंड बी हैज अ डायरेक्शन बट देयर स्केलर प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ डायरेक्शन। इसका मतलब ए को डायरेक्शन है, बी को डायरेक्शन है, लेकिन उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको डायरेक्शन नहीं है। ये आपको याद रखना है। स्केलर प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट होगा उसको कोई डायरेक्शन नहीं होने वाली है। तो हमें फॉर्मूला मिलता है a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको ही b इंटू ए कॉस थीटा ऐसा भी लिखा जा सकता है। ओके, तो नीचे डायग्राम में वैसा दिया है, इधर ध्यान से देखो। अगर आप a इंटू बी कॉस थीटा लेते हो तो आपको b वेक्टर का कंपोनेंट a वेक्टर पे लेना है, और अगर आप b इंटू ए कॉस थीटा लेते हो तो a वेक्टर का कंपोनेंट आपको b वेक्टर पे लेना है। दोनों इससे आंसर सेम आने वाला है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकली b cos theta is the projection of b onto a and a cos theta is the projection of a onto b। यही जो मैं आपको बोल रहा था, इतना आप लिख सकते हो आपके नोटबुक्स में। ओके, alternatively it is the product of magnitude of b and the component of a along b। मतलब it is the product of magnitude of b, ये b का और a के कंपोनेंट का जो b के तरफ है। मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। a डॉट b क्या है बेसिकली, ये मान लो a इस वेक्टर का b cos थीटा के साथ प्रोडक्ट है। मतलब b का जो कंपोनेंट है b cos थीटा, उसका और a का, इन दोनों का प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट। ओके, वेक्टर्स में ये चीजें क्लियर हो जाती है तो यहां समझ में आना चाहिए। अगर नहीं है तो वेक्टर्स ये चैप्टर आप फिर से एक बार देख सकते हो। द इक्वेशन 6.1 shows that the scalar product follows the commutative law। कम्यूटेटिव लॉ मतलब a डॉट बी को हम b डॉट a ऐसा लिख सकते हैं, इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। एडिशन भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। सब्ट्रैक्शन और क्रॉस प्रोडक्ट ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते, ये भी आप लिख सकते हो। ओके, एडिशन और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। सब्ट्रैक्शन और क्रॉस प्रोडक्ट ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते। स्केलर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये और एक लॉ फॉलो कर रहा है। कम्यूटेटिव लॉ तो फॉलो ही कर रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो कर रहा है, जो कि होता है a डॉट बी प्लस सी। मतलब b प्लस सी का एडिशन है
और उसको हम ए के साथ डॉट कर रहे हैं, तो आप इस ए को बी और सी के साथ इंडिविजुअली डॉट कर सकते हो। मतलब ए क्या हो रहा है, बी और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसी से हम कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। फर्दर, लैम्डा इंटू ए डॉट लैम्डा इंटू बी इज लैम्डा इंटू ए डॉट बी। मतलब अगर आप ए और बी दोनों को लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, दोनों को लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, तो आप यहां पर लैम्डा को बाहर लेके ए डॉट भी कर सकते हो। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक है, यहां लैम्डा स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लैम्डा स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि लैम्डा 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 स्क्वायर हो जाएगा। द प्रूफ ऑफ अबव इक्वेशन आर लेफ्ट टू यू एज एन एक्सरसाइज। इसका प्रूफ आपको एक्सरसाइज के लिए दिया है, तो आप ये कर सकते हो। ओके, इसके बाद का पार्ट मैं ब्लैक एंड व्हाइट में कर रहा हूँ, सो दैट आपको प्रॉपरली रीडेबल हो और आंखों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस हो। ओके, चलो। फॉर यूनिट वेक्टर्स आई जे के वी नो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के वन होता है। ये तो हमको पता है, ये बेसिक है कि आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के भी वन होता है। सिमिलरली आई डॉट जे, आई जे डॉट के और के डॉट आई जीरो होता है। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। रीजन क्या होना चाहिए इसका, क्योंकि आई डॉट जे जब आप करोगे तो दोनों में एंगल 90 है ना, तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 और उनके बीच में एंगल 90 है, तो cos 90 जीरो होता है, तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। तो आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई ये जीरो होने वाला है, बाकी सब 1 होने वाला है। खुद के साथ डॉट किया तो 1 आएगा, क्योंकि एंगल जीरो होगा और cos जीरो 1 आ जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास मान लो दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, उनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है यहाँ पर ए और बी की। देख रहे हो आप, है ना। और क्योंकि आपको पता है आई और जे, आई और के, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होने वाला है, राइट। तो आई जे, आई के, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, तो सिर्फ आई डॉट आई वन आएगा और उनका जो कोइफिशिएंट है ए एक्स और बी एक्स, बस उतना आ जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। मतलब जो आई है उसका कोइफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, जो जे है उनके कोइफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, और जो के है उनके कोइफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट इतना सिंपल है आपका डॉट प्रोडक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट एंड वी हैव ए डॉट ए खुद के साथ डॉट किया तो ऑब्वियसली ए एक्स ए वाई ए जेड तो आएगा वो ए स्क्वायर प्लस वाई, ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो बस उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो। एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको। लेट अस से आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, और इसका मैग्नीट्यूड आपको अगर फाइंड करना है इस वेक्टर का, तो आप सीधा कर सकते हो ए स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। बस यहां से ए का वैल्यू आ जाएगा जब आप दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लोगे। ओके, आगे ए डॉट ए स्क्वायर होगा, याद रखो ए डॉट ए हमेशा ए स्क्वायर होगा, जीरो नहीं होगा, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस ए जीरो होगा। आगे ए डॉट बी जीरो होगा कब, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90, एंगल 90 इसका मतलब cos 90 जीरो, और इसीलिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो अगर आता है तो समझ लेने का कि उनके बीच में एंगल 90 डिग्रीज है। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। एक एग्जांपल दिया है यहां पर, एक वेक्टर फोर्स वेक्टर दिया है ना, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है। आपको फाइंड करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, मतलब एफ का प्रोजेक्शन डी पे फाइंड करना है। ये कैसे दिखेगा, ये मान लो यहां पर डी है, ये एफ है, और आपको क्या फाइंड करना है, इस एफ का डी पे प्रोजेक्शन, तो ये इतना पार्ट आपको फाइंड करना है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये होगा आपका डी, ये होगा एफ, तो ये शैडो, इतना पार्ट आपको फाइंड करना है।
जो कि सिंपल है एफ कॉस थीटा, है ना, सिंपल है ना, एफ कॉस थीटा ही आपको फाइंड करना है इसका मतलब। ओके चलो, तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट ले लिया, उनका डॉट प्रोडक्ट आया 16। फिर हमें पता है कि एफ डॉट डी एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू अभी 16 है, अभी फाइंड की हमने। बट यहां हमको सिर्फ एफ कॉस थीटा चाहिए, है ना। तो उन्होंने उसके बाद क्या किया, एफ को खुद के साथ डॉट कर दिया, तो उसे एफ स्क्वायर मिला, जिसकी वैल्यू आ रही है 50, है ना। उसके बाद डी को खुद के साथ डॉट किया, तो वहां से डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई जो कि है 50। तो एफ स्क्वायर की वैल्यू आ गई, फिर डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और फिर ये दो वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दी यहां पर इस इक्वेशन में। क्यों सर? बात सिंपल है, एफ डॉट डी की वैल्यू 16 है, फिर एफ की वैल्यू यहां से √50 है, फिर डी की वैल्यू यहां से √50 है, बस रहती है कॉस की वैल्यू। तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये पता है, एफ पता है, डी पता है, कॉस की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉस की वैल्यू आ गई, लेट अस से 0.32, जो भी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा। ओके, और हमें क्या चाहिए अभी? हमें कंपोनेंट चाहिए, तो हमें एफ कॉस थीटा चाहिए। अब एफ पता है, कॉस थीटा पता है, बस हो गया आंसर। ओके, तो उन्होंने आंसर तो नहीं दिया है, बट इसके आगे अंडरस्टूड है कि हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। आगे बढ़ते हैं 6.2, नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, द वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये मुझे लगता है ये ऐसा थ्योरम है कि ये अगर समझ में आ जाता है तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। द फॉलोइंग रिलेशन फॉर रेक्टिलिनियर मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए हैज बीन एनकाउंटर्ड इन चैप्टर 3, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s। ये हमने ऑलरेडी देखा है चैप्टर नंबर 3 में, काइनेमेटिक्स में, वेयर u एंड v आर द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड्स, s इज द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड। एक्चुअली ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, और अगर रेक्टिलिनियर मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय m/2, तो यहाँ m/2 इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसी ये इक्वेशन आएगा। अब ये खुद से करके देखने का है। टेक्स्ट बुक में खासियत क्या होती है कि वहां पर ना कुछ स्टेप्स ये हमें सॉल्व करने के लिए रखी हुई है, ऐसा समझो कि जानबूझ के रखी हुई है। ऑथर चाहते हैं कि बच्चे सॉल्व करें, तो उससे क्या आएगा? उससे आएगा MAS। अगर आप यहाँ हाफ m से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 कट हो जाएगा, यहाँ आएगा MAS। अब MA होता है फोर्स, MA क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया FS। ओके, वेयर द लास्ट स्टेप फॉलोज फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, बराबर। यहाँ MA इज इक्वल टू F, ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। We can generate equation 6.1 to three dimensions by employing vectors। इसको हम 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू as के जगह पे d कर रहे हैं, d फॉर डिस्प्लेसमेंट। वंस अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय m/2, तो फिर से वही आएगा, है ना। तो यहाँ f डॉट डी आ रहा है। द अबव इक्वेशन प्रोवाइड्स अ मोटिवेशन फॉर द डेफिनेशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। यहां से बच्चों, यहीं से काइनेटिक एनर्जी और वर्क का फॉर्मूला और डेफिनेशन का मोटिवेशन मिल रहा है, ऐसा हमारे ऑथर हमें कह रहे हैं। क्या मोटिवेशन है? द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इज द डिफरेंस इन द क्वांटिटी हाफ द मास टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्पीड फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू इट्स फाइनल वैल्यू। वी कॉल ईच ऑफ दिस क्वांटिटी द काइनेटिक एनर्जी। और यहीं से दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिफाइन किया है, जो आपने स्कूल में पढ़ा है ना, कि भाई काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। बट वो आया कहाँ से? तो वो इस इक्वेशन से हमने उसको डिफाइन किया है। मतलब ये इक्वेशन में फिजिसिस्ट लोगों ने इस टर्म को एक नाम दिया है, और उसको नाम दिया है काइनेटिक एनर्जी। क्या नाम दिया है? काइनेटिक एनर्जी, ये नाम दिया है। इसका जो डायमेंशन है वो एनर्जी के साथ मैच करता है। अगर आप एनर्जी देखोगे तो उसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन मैच हो जाएगा, तो उस टर्म को उन्होंने नाम दिया है काइनेटिक एनर्जी। और यहां पर जो टर्म आया है
उस टर्म को उन्होंने नाम दे दिया वर्क। ये डिफाइंड टर्म्स है बच्चों, ये हमने डिफाइन किया है इस इक्वेशन में, हमने उसको वो नाम दिया है। ओके, the right side is the product of the force displacement and the component of the force along the displacement. Obviously F dot D क्या आएगा बच्चों? F dot D हमने ऊपर देखा था डायग्राम में। F dot D क्या है? इधर देखो ना, ये है F dot D, ये देखो, ये मान लो ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो इस टर्म को उन्होंने नाम क्या दिया है देखो तो, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज वर्क एंड डिनोटेड बाय डब्ल्यू। इस क्वांटिटी को डब्ल्यू ये लेटर दिया है और उसको हमने वर्क कहा है। तो यहां से आता है वर्क का डेफिनेशन, और ये जो इक्वेशन है इसे कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। यहां पर जो के आई है वो इनिशियल और के एफ ये फाइनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। वर्क रेफर्स टू द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ओवर विच इट एक्ट्स। फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं। वर्क रेफर्स to force and displacement over which it acts. Work is done by force on the body over a certain displacement. अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम कहते हैं वर्क हो रहा है। आगे इक्वेशन 6.2 is also a special case of work energy theorem. उसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं। The change in kinetic energy of particle is equal to work done by it by the net force. Work done on it by the net force. फिर से एक बार इसको पढ़ेंगे, इसको आपको लिखना है। The change in the kinetic energy. The change in the kinetic energy is equal to the work done on it by the net force. We shall generalize the above derivation to varying force in later section. यहां पर हमने फोर्स कांस्टेंट लिया है। फोर्स को क्या लिया है? कांस्टेंट लिया है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो इक्वेशन है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये किसका इक्वेशन है? ये इक्वेशन है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो फोर्स भी कांस्टेंट होता है। बट आगे जाके हम वेरिएबल फोर्स के लिए भी ये बना सकते हैं। एग्जाम्पल 6.2, it is well known that raindrops fall under the influence of downward gravitational force and opposing resistive force. The latter is known to be proportional to the speed of the drop but is otherwise undetermined. मतलब जो रेजिस्टेंस फोर्स है ना, अब ड्रॉप नीचे गिरेगा तो ग्रेविटी तो खींच रही है, बट गिरते हुए ड्रॉप को जो एयर रेजिस्टेंस है वो अपोज भी तो कर रहा है, और वो स्पीड को प्रोपोर्शनल है, ये याद रखो। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द ड्रॉप। कंसिडर द मास ऑफ ड्रॉप एज 1 ग्राम falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. What is the work done by gravitational force? What is the work done by unknown resistive force? ये दो क्वेश्चन हैं। आगे देखते हैं उन्होंने कैसे सॉल्व किया है। देखो बच्चों, मैं मेरी सॉल्व करने की मेथड आपको बता सकता हूँ, बट ये वीडियो का पर्पस है, बुक में जो दिया है उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। The change in the kinetic energy of the drop is, तो फाइनल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और इनिशियल है 0। तो ये सॉल्व करने के बाद आता है 1.25। सॉल्विंग का प्रोसेस आपको करना है। Where we have assumed that the drop is initially at rest, तो शुरुआत में ड्रॉप रेस्ट में है ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, और इसलिए यहां पर 0 लिया है। Assuming g constant with value of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g की वैल्यू 10 लिए है। द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज mgh। ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये। वर्क डन बाय ग्रेविटी को यूजुअली हम mgh प्लस और माइनस mgh, अगर नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, और ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव वर्क डन। तो यहां से वो 10 जूल आ रहा है। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय नेट फोर्सेस, दो वर्क हो रहे हैं यहां पर, है ना।
एक तो वर्क हो रहा है ग्रेविटी का, एक वर्क डन हो रहा है रेजिस्टेंस का, जिसमें से ग्रेविटी का वर्क डन 10 फाइंड किया है अपन ने, देखो ना 10 फाइंड किया है ना, और चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, ये दोनों वैल्यूज है। तो मुझे बताओ अगर हमारे पास ये वैल्यू है और ये वैल्यू है तो क्या हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स? यस। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करके वो वैल्यू आ जाती है। अब मेरा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, यहां पर इसका आंसर निगेटिव क्यों आया है? रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन निगेटिव क्यों आया है? ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव क्यों आया है? ये आपको सोचना है और कमेंट में इसका आंसर लिखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6.3 वर्क। ओके, as seen earlier, work is related to force and displacement over which it acts. वर्क ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। कंसिडर कांस्टेंट फोर्स F एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। एक कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है, ऑब्जेक्ट का मास m है, द ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट d इन पॉजिटिव x डायरेक्शन एज शोन, और जो पार्टिकल है वो x डायरेक्शन में मूव हो रहा है, लेट अस से डिस्टेंस d से। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स। कंपोनेंट ऑफ फोर्स मतलब F cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। जरा आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूं मैं कि आपको क्या फाइंड करना है। ये फोर्स है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, आपको बस इस फोर्स का कंपोनेंट लेना है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में F cos थीटा, और उसको डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो दूसरा कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के काम में नहीं आ रहा है, और इसलिए हम वो कंपोनेंट को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, F cos थीटा इस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये समझने की कोशिश करो आप लोग। ओके, चलो तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड एज टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस in the direction of displacement and the magnitude of this displacement। thus यहां पर वर्क का फॉर्मूला बन रहा है and which is F cos theta into D, जिसको ही हम डॉट प्रोडक्ट में F डॉट D ऐसा भी कह सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आ रहा है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। We see that if there is no displacement there is no work done। डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वर्क डन नहीं, even if the force is large। फोर्स कितना भी लगाओ। thus when you push hard against a rigid brick wall the force you exert on the wall does no work। दीवार पे आप फोर्स लगा रहे हो, उस दीवार पे कोई वर्क नहीं होने वाला है, yet your muscles are alternatively contracting and relaxing and internal energy is being used up and you do get tired। बट थक तो जाते हैं क्योंकि आपके मसल स्ट्रेच होने में वर्क हो रहा है, दीवार पुश होने में वर्क नहीं हो रहा है, आपके मसल्स को स्ट्रेच और रिलैक्स वहां पर वर्क हो रहा है। दस द मीनिंग ऑफ वर्क इन फिजिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स यूसेज इन एवरीडे लैंग्वेज। मतलब यहाँ वर्क का जो मीनिंग है वो हमारे एवरीडे लैंग्वेज से थोड़ा सा अलग है। हम अगर थक जाते हैं इसका ये मतलब नहीं कि हम वर्क कर रहे हैं। बैठे बैठे तो कोई इंसान 10 घंटा एक जगह पे बैठ जाएगा, वो थक जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब है कि वो वर्क कर रहा था, फिजिक्स के लैंग्वेज में नहीं। नो वर्क इज डन इफ द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो एज सीन इन द एग्जाम्पल अबव। द वेट लिफ्टर होल्डिंग 150 kg mass steadily on its shoulder for 30 seconds does no work on the load during this time। एक इंसान कुछ वेट पकड़ रहा है बट वो वर्क नहीं कर रहा है। द फोर्स इज जीरो। A block moving on a smooth horizontal table is not acted upon by horizontal force since there is no friction but may undergo large displacement। एक स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक को हमने छोड़ दिया तो वो जाते रहेगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है ना, तो वो आगे जाते रहेगा, बट उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, तो वहां पर भी वर्क डन जीरो है। तीसरी केस, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इस केस में फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, बट फिर भी वर्क जीरो है क्योंकि यहाँ एंगल 90 है और cos 90 जीरो होता है, और यहाँ वो जो फोर्स लग रहा है
वो जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहा है और इसीलिए वर्क डन जीरो है. The gravitational force mg does no work since it acts at right angle to the displacement. हम जब चलते हैं तो ग्रेविटी नीचे लग रही है, हम आगे जा रहे हैं तो वहाँ ग्रेविटी कोई वर्क नहीं कर रहा है. यूजुअली हम जब चलते हैं तो फ्रिक्शन वर्क करता है. If we assume that the moon's orbit around the earth is perfectly circular, then the earth's gravitational force does no work. Obviously मून जो है वो गोल घूम रहा है और ग्रेविटी नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो रहा है, एंगल 90 डिग्री है, तो वहां पर भी ग्रेविटेशन फोर्स का कोई वर्क नहीं हो रहा है ऑन द मून. द मून्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज टेंजेंशियल. मून का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो टेंजेंशियल है उस इंस्टेंट पे, और फोर्स तो सेंटर की तरफ है ग्रेविटेशन, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा और इसी वजह से ग्रेविटी कोई वर्क नहीं कर रही है. वर्क कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव. वर्क जीरो कब होता है ये तो हमने देख लिया. वर्क पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है. इफ थीटा इज बिटवीन 0 to 90, कॉस थीटा इज पॉजिटिव. हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है. इफ थीटा इज बिटवीन 90 and 180, कॉस थीटा इज नेगेटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है. इन मेनी एग्जाम्पल्स द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव. यूजुअली आपने देखा होगा कि फ्रिक्शन फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो यूजुअली फ्रिक्शन का वर्क डन हम निगेटिव लेते हैं. आगे फ्रॉम इक्वेशन 6.4 इट इज क्लियर दैट वर्क एंड एनर्जी हैव सेम डायमेंशंस. तो वो देखा था ना आपने कि डेल्टा के ई इज इक्वल टू वर्क डन. अब वो इक्वेट कर रहे हैं मतलब उनका डायमेंशन भी सेम होना चाहिए, है ना. आगे the SI unit of this is joule, named after famous British physicist James Prescott Joule. James Joule. Since work and energy are so widely used as physical concepts, alternative units abound and some of these are listed in table 6.1. मतलब वर्क और एनर्जी ये इतने ज़्यादा यूज होते हैं कि उनके और भी यूनिट्स बने, जो यूनिट्स यहाँ दिखाए गए हैं, तो ये आपको लिख लेने हैं. अर्ग ये सीजीएस यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट है, कैलोरी ये एक यूनिट है, और किलोवाट आवर ये भी यूनिट है. जैसे जैसे आगे आएंगे ये आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, बट आपको ये लर्न होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये लर्न होनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल 6.3. A cyclist comes to a skidding stops in 10 meter. एक साइक्लिस्ट स्कीड कर रहा है और 10 मीटर में रुक जा रहा है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द नेट फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन. फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एंड डायरेक्टली अपोजिट टू द मोशन. ऑब्वियसली फ्रिक्शन रोक रहा है उसको. हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल. कितना वर्क हुआ होगा, तो मुझे लगता है डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये आप करके देखो. हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड. ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मैं चाहूंगा कि आप खुद से सोचो, मजा आ जाएगा आपको. बहुत मतलब डीप क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये. वर्क डन बाय ऑन द साइकिल बाय द रोड इज वर्क डन बाय द स्टॉपिंग फ्रिक्शनल फोर्स. ऑब्वियसली साइकिल रुक रही है तो जो रोड है उसने तो अपोज करने में वर्क किया है. स्टॉपिंग फोर्स दिया है पीछे और डिस्प्लेसमेंट दिया है आगे, तो एंगल 180 डिग्री है. देखो यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला यूज किया एफ डी कॉस थीटा, तो वैल्यूज पुट कर दी तो -2000 जूल आया. इट इज नेगेटिव वर्क एंड दैट ब्रिंग्स द साइकिल टू हॉल्ट इन अकॉर्डिंग्स विथ वर्क एनर्जी थ्योरम. नेगेटिव वर्क काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा है और इसलिए वो रुक जा रहा है. दूसरा इंटरेस्टिंग है. फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द रोड. तो जितना फोर्स साइकिल पे पीछे लग रहा है उतना ही फोर्स रोड पे आगे लग रहा है ना. इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो 200. हाउएवर द रोड अंडरगोज नो डिस्प्लेसमेंट. लेकिन रोड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, नहीं, और इसीलिए वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड इज 0. रोड का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए उसका वर्क डन, उसके ऊपर साइकिल का वर्क डन 0 हो गया. ओके,
The lesson of example 6.3 is that though force on a body A exerted by body B is always equal and opposite to that of B by A according to Newton's third law, the work done on A by B is not necessarily equal and opposite to work done on B by A. मतलब A का B पे जितना फोर्स होता है, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है. ये इसका ये मतलब नहीं कि वर्क भी इक्वल एंड अपोजिट होता है. अब अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है, तो उस ऑब्जेक्ट पे वर्क हो रहा है, बट क्या अर्थ ऊपर जा रही है? नहीं, अर्थ ऊपर नहीं जा रही है. तो अर्थ पे वर्क डन जीरो हो गया, बॉडी पे वर्क डन जीरो नहीं हुआ. एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से सीखने को मिलता है. ओके, तो ये था वर्क का कॉन्सेप्ट.